हेलो एवरीवन, आपका आज फिर से आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। मैं घनश्याम आज फिर से हिस्ट्री के एक स्पेशल टॉपिक लेकर आया हूं। जस्ट हम लोग पिछले वीडियो को ही कंटिन्यू करने वाले हैं इस वीडियो में भी। तो जस्ट पिछले वीडियो में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक का मतलब अच्छी तरह से वो समझा था। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो दिल्ली सल्तनत के एक महान शासक हुए जिनका नाम था इल्तुतमिश, उनके बारे में हम काफ़ी डिटेल से, काफ़ी अच्छे से उसके बारे में एक एक पॉइंट को हम आज मिलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले अगर इल्तुतमिश की बात किया जाए तो इल्तुतमिश का जो शासनकाल होता है वो होता है 12 से 11 से लेकर 1236 के बीच में। कहाँ से? तो देखिएगा 12 से 11 से लेकर 12 से 36 तक इसका इल्तुतमिश का जो होता है शासनकाल है। देखिए, हम जानते हैं कि दिल्ली सल्तनत या फिर आप सिलम डायनेस्टी बोल सकते हैं, उसका जो फाउंडर कुतुबुद्दीन ऐबक है। लेकिन उसको स्थिरता प्रदान करना, यानी उस डायनेस्टी को स्थिरता प्रदान करना, स्टेबिलिटी प्रदान करना, इसका श्रेय जाता है इल्तुतमिश को। इसीलिए इल्तुतमिश को एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ, बिल्कुल। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत के एक्चुअल फाउंडर कहा जाता है। देखिए, ये जो था दिल्ली सल्तनत, ही वाज द एक्चुअल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कौन? तो इल्तुतमिश। देखिए, इल्तुतमिश साहब एक फैक्ट ये भी याद रखिएगा, ये जो था दिल्ली सल्तनत का, ये जो यानी पूरा भारत का, इल्तुतमिश जो था पूरे भारत का पहला सुल्तान था, यानी फर्स्ट सुल्तान ऑफ इंडिया। तो सर आप कहेंगे, सर आपने तो बताया था मोहम्मद जो गोरी था और मोहम्मद गजनवी था वो भी तो सुल्तान थे। नहीं, देखिए, सुल्तान तो था, लेकिन मोहम्मद गोरी और जो मोहम्मद गजनवी जो था वो अपने आप सुल्तान की उपाधि धारण किया था दोनों ने। लेकिन इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफाओं द्वारा, फिर से इसको रिपीट कर रहा हूँ, इल्तुतमिश को बगदाद के खलीफाओं द्वारा वैधानिक रूप से यानी लीगल रूप से उसको सुल्तान की उपाधि दी गई थी इल्तुतमिश को। और इल्तुतमिश ने इसके बाद ये घोषणा भी करवाई कि दिल्ली सल्तनत में इसके बाद आने वाले जो भी शासक होंगे दिल्ली सल्तनत का, सब के सब सुल्तान का मतलब कहलाएंगे। इसलिए जो इल्तुतमिश के बाद जितने भी दिल्ली सल्तनत में शासक हुए सब के सब सुल्तान कहलाए। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो इल्तुतमिश था वो ही पहला सुल्तान था। वो क्या था? पहला सुल्तान था। देखिए, यहाँ तो ठीक है, जो इंडिया का जो फर्स्ट सुल्तान था वो तो इल्तुतमिश था। लेकिन इससे आपका मन में तो जरूर ये मन में ख्याल आया होगा, सर फर्स्ट सुल्तान तो इल्तुतमिश है, लेकिन लास्ट सुल्तान कौन है? तो याद रखिएगा, मैं देखिए लिख नहीं पा रहा, हर चीज़ लिखना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो इल्तुतमिश तो पहला सुल्तान था, यानी आखिरी सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। कौन था फ्रेंड्स? इब्राहिम लोदी। काफ़ी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा इस पॉइंट को, आप याद रखें चलिएगा। देखिए, हम सब जानते हैं जो हम पिछले वीडियो में जो हम पढ़े थे, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो गुलाम था, दो गुलाम था, कौन? यल्दौज और कुबाचा। तो यल्दौज को गजनी का साम्राज्य दे दिया गया था, लेकिन यल्दौज का इससे भी पेट नहीं भरा। वो चाहता है कि मेरा और भी सारा साम्राज्य विस्तार हो। तो हम तो जानते हैं साम्राज्य विस्तार के कारण तो युद्ध होता ही है। इसीलिए 1215 ईस्वी में थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ। कौन सा बैटल? यानी थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ। कब? 1215 में। अब बेसिकली आपने पढ़ा होगा 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकंड बैटल ऑफ तराइन, थर्ड बैटल ऑफ तराइन के बारे में पता होगा कि नहीं? कि मैं जरूर बता रहा हूँ। तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ। कब? तो 1215 ईस्वी में। किसके बीच? तो इल्तुतमिश और जो गजनी का जो साम्राज्य जिसको दिया गया था, किसको? यल्दौज को। इस दोनों के बीच। क्यों? क्योंकि यल्दौज की नज़र दिल्ली सल्तनत पर थी, इसीलिए यल्दौज और इल्तुतमिश के बीच युद्ध हुआ। और इस निर्णायक युद्ध में इसको हार का सामना करना पड़ा। यहाँ आपका इल्तुतमिश जीत जाता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखिए, अब यहाँ से याद रखिएगा, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही, हाँ बिल्कुल, इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। जी, चंगेज कौन था? तो एक मंगोल रूलर था। कौन था? मंगोल रूलर। चंगेज का आक्रमण हुआ था कब? इल्तुतमिश के शासनकाल में, यानी 1221 ईस्वी में। कब? 1221 ईस्वी में। देखिए, मैं इसके बारे में इसका जो रियल नाम था चंगेज खान, इसका नाम था तिमुजिन। देखिए, चंगेज खान के बारे में मैं कोशिश करूँगा आपको एक जानकारी देने के लिए। देखिए, चंगेज खान को ना एशिया का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। देखिए,
चंगेज़ खान के बारे में कुछ फैक्ट है। यानी चंगेज़ खान एक ऐसा शासक था, काफ़ी तो ग्रोथ है, लेकिन इसका जो कब्र है ना, उसके कब्र के बारे में अभी तक जानकारी हम किसी को मिली नहीं। इतिहासकार इसकी भी जानकारी अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। क्या कारण था? देखिए, चंगेज़ खान को जो उसकी जनता थी ना, उसकी जनता पसंद नहीं करती थी। तो चंगेज़ खान को भी इस चीज़ का एहसास था कि उसकी जनता उसे पसंद नहीं करती थी। इसीलिए चंगेज़ खान ने मरने से पहले अपने सेनापति को आदेश दिया कि हे सेनापति, अगर मैं मर जाऊं तो मुझे दफनाने के लिए जितने भी जो लोग जाएंगे मुझे दफनाने के लिए, तो मुझे दफनाने के बाद उन सारे लोगों को मरवा देना। तो वही हुआ, चंगेज़ खान मरा तो जैसे सब आदमी दफनाए गए तो सारे आदमी को मार दिया गया। यानी इतिहास में चंगेज़ खान एक ऐसा रूलर था जिसके कब्र के बारे में भी आज तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं फिर से बात आपको बोल रहा हूँ, मैं हर चीज़ बोर्ड में नहीं लिख पा रहा हूँ क्योंकि टाइम भी कम है। एक वीडियो कुछ ज़्यादा बड़ा हो जाता तो वो भी आपके लिए ज़्यादा ठीक नहीं है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ इस हिस्ट्री को आपके माइंड में एक खेल की तरह आपको रख दूँ, क्यों, ताकि आपको कुछ याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है कि 1215 में थर्ड बैटल ऑफ तराइन हुआ था। नहीं, याद रखिए डायरेक्ट इल्तुतमिश शासनकाल में ये हुआ था ऐसा वगैरह वगैरह। आप हर एक चीज़ को लिंक करते करते आप मेरे साथ देखिए, आपको हिस्ट्री पढ़ने का एक अलग ही मजा आएगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। ठीक है, चलिए अब हम बात करेंगे। देखिए, ये जो इल्तुतमिश था उसने सिल्वर और कॉपर के सिक्के चलवा दिए। सिल्वर यानी चांदी और कॉपर यानी तांबे के सिक्के चलवाए थे। सिल्वर के जो सिक्के चलवाए थे उसको टंका या टका कहा जाता है, और कॉपर का जो सिक्का चलवाया था उसको कहा जाता है क्या? जीतल। यानी इसका ऑफिशियल जो करेंसी था इल्तुतमिश के शासनकाल में ये सिल्वर और कॉपर का था। देखिए, टका जो है अभी भी किस देश का करेंसी है? कमेंट में बताइएगा कि टका जो है किस कंट्री का करेंसी है। ठीक है, ये यहाँ तक बात हो गया। देखिए, यहाँ तक सिल्वर और कॉपर कॉइन्स के बारे में हमने आपको बताया। अब हम बात करते हैं एक सिस्टम के बारे में। देखिए, एक सिस्टम के बारे में जिसको कहा जाता है इक्तेदारी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? इससे एक वर्ड बना इक्ता। तो इक्ता होता क्या है? देखिए, दिल्ली सल्तनत में पहले ऐसा था कि युद्ध के बाद सेना को कुछ प्रांत दिया जाता था और उसी प्रांत को कहा जाता था इक्ता, और उस प्रांत का अधिकारी जो था उन्हीं सेनाओं को बनाया जाता था, उन्हीं सेना के अधिकारी को बनाया जाता था जिन्हें इक्तेदारी कहा जाता है। यानी इक्ता प्रथा की भी शुरुआत इल्तुतमिश ने ही किया था। ठीक है, अब देखिएगा मैंने ये कुछ वर्ड लिखा हुआ की पॉइंट, तुर्काने चहलगाने। मैं आपको बता दूं, ये दल 40, इसको कहा जाता दल 40। देखिए नाम, देखिए 40 यानी 40। देखिए, इल्तुतमिश जो था हजारों उसके गुलाम थे, तो इल्तुतमिश ने क्या किया, हजारों गुलामों में से 40, जी हाँ 40 कुछ खास कुछ करीबी, एक ऐसा प्रशासक बनाए जो काफ़ी उनके करीबी थे, काफ़ी खास थे। हजारों गुलामों में से 40 लोगों का उसने एक दल कर बनाया था इल्तुतमिश ने, और उसी दल को कहा जाता है क्या? दल 40। जी हाँ, उसी दल को कहा जाता है दल 40। यहाँ समझ गए दल 40 क्या है? देखिए, अब हम बात करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कुतुब मीनार बन के जो कुतुब मीनार जो अब देखिए कुतुब मीनार स्टार्ट कब हुआ? अब देखिए, कुतुब मीनार जो बनना स्टार्ट हुआ 1199 में, ये बनना स्टार्ट हुआ किसके शासनकाल में? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में। इन्होंने अपने जो गुरु था उसी के लिए बनवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन ये सिर्फ पहला मंजिला ही बनाया पाया था, यानी सिर्फ बेस ही बना पाया था। उसका पूरा का पूरा कंप्लीट कौन करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। कब? तो 1229 में। जैसे ही कुतुब मीनार बन के तैयार हुआ तो इल्तुतमिश ने क्या किया, पहले इनकी राजधानी थी, लाहौर। पहले जिनकी राजधानी तो लाहौर थी, जैसे ही कुतुब मीनार बन के तैयार हुआ तुरंत ही लाहौर से इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी दिल्ली शिफ्ट करवा लिया। कौन शिफ्ट करवा लिया? तो कुतुब मीनार बनने के बाद इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी जो है लाहौर से, वो राजधानी इल्तुतमिश ने अपना शिफ्ट करवा लिया। देखिए, यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करेंगे इल्तुतमिश के कुछ फैक्ट के बारे में। इल्तुतमिश के कुछ फैक्ट के बारे में हम बात करेंगे। देखिए, आप जानिए इस चीज़ को, ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप जैसे इस चीज़ को जानिए, काफ़ी मज़ा, आपको हिस्ट्री मज़ेदार लगेगा। देखिए, इल्तुतमिश के 4 बेटे थे। लेकिन चारों के चारों नालायक थे। एक बार क्या हुआ पता है? एक बार इल्तुतमिश ने एक कालिंजर अभियान पर गया,
तो उस कालिंजर अभियान में उसके जो चारों के चारों जो बेटे थे, जी हाँ, इल्तुतमिश के जो चारों के चारों जो बेटे वो जस्ट नालायक साबित हो गए, मतलब इल्तुतमिश को उस अभियान में हेल्प नहीं कर पाए। उस अभियान में इल्तुतमिश की मदद किया था किसने? इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान ने। जी हाँ, मैं उसी रजिया सुल्तान की बात कर रहा हूँ जो दिल्ली सल्तनत की एकमात्र महिला शासक थी। जी बिल्कुल, रजिया सुल्तान की उस मदद की। रजिया सुल्तान ने अपने जो इल्तुतमिश का मदद किया और उसके उनके बेटे जो चारों के चारों जो बेटे थे वो नालायक साबित हुए। तो इल्तुतमिश इससे काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ। तो कालिंजर अभियान के सफल होने के बाद इल्तुतमिश ने क्या किया? रजिया के सिक्के चलवाए, रजिया के नाम के कुतबा बढ़वाए और रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। को किसने? तो इल्तुतमिश। जी हाँ, रजिया को ही अपना उत्तराधिकारी इल्तुतमिश ने घोषित किया। तो देखिए अब क्या हुआ, 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है। इल्तुतमिश जो है वो 1236 ईस्वी में इल्तुतमिश की डेथ हो जाते हैं। तो जैसे इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी बनाया, तो 1236 में जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है तो इसके आदेश के खिलाफ, जी हाँ, इल्तुतमिश के आदेश के खिलाफ, जो इल्तुतमिश के उसका जो बड़ा बेटा होता है, इल्तुतमिश के आदेश के खिलाफ इल्तुतमिश का जो बड़ा बेटा होता है उसका, जिसका नाम है रुकनुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम है उसका? रुकनुद्दीन फिरोज शाह। इल्तुतमिश के आदेश के खिलाफ रुकनुद्दीन फिरोज शाह जो है वो दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है। तो बेचारी रजिया सुल्तान करेगी क्या? देखिए मैं आपको बता दूं, इससे तो रजिया को रजिया को ये तो पसंद नहीं आया। रजिया को ये पसंद नहीं आया कि मैं इल्तुतमिश ने तो मुझे बनाया था अपना उत्तराधिकारी, ये रुकनुद्दीन फिरोज शाह क्यों बना? तो देखिए याद रखिएगा, रजिया सुल्तान ने न्याय की मांग की। तो न्याय की मांग की क्यों? वो लाल कपड़े पहनकर दिल्ली के जनता के पास पहुंची। तब बोलेगा सर लाल कपड़े पहन के क्यों पहुंची? तो याद रखिएगा, इल्तुतमिश के समय में लाल रंग जो था वो न्याय का प्रतीक था। मतलब अगर आपको न्याय चाहिए, यानी कि अगर आपको जस्टिस चाहिए, तो आप लाल रंग के कपड़े पहनकर यानी इल्तुतमिश के दरबार पे जाए, वो आपको न्याय जरूर देगा। यानी आप इससे एक फैक्ट याद रख सकते हैं कि लाल रंग का जो कपड़ा था, यानी लाल रंग जो था वो न्याय का प्रतीक था। तो रजिया सुल्तान ने भी यही किया। रजिया सुल्तान ने क्या, लाल रंग के कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता के पास पहुंच गया। तो दिल्ली की जनता को उसका भरपूर साथ मिला। दिल्ली की जनता को उसका भरपूर साथ मिला और दिल्ली की जनता के साथ मिलकर रजिया सुल्तान ने अपने भाई की हत्या करवा दी। उसके बाद रजिया सुल्तान दिल्ली की शासिका बन गई। तो याद रखिएगा, रजिया सुल्तान ही वह पहली महिला थी, यानी एकमात्र महिला शासिका जो जिसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करेंगे आपको ये जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। देखिए हमें हिस्ट्री को पढ़ाना आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट लिंक करते जाइए। अब ये आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। तो उम्मीद करेंगे आपको हेल्पफुल लगी होगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा, कुछ और लोगों तक पहुंचाइएगा ताकि वो भी वीडियो का आनंद ले पाए। थैंक यू, हैव ए गुड डे।